Goal, nation's leading institute. Hello students, today again we are here to discuss the solution of AITS Major Test 5 held on 16th of March 2025. Let's start our discussion. Now the first question is, in a linear SHM simple harmonic motion, 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसे सेलेक्ट करना है. फर्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे, द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम इन मैग्नीट्यूड एट एक्सट्रीम पॉइंट्स. सिंस देखिए हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट एट एक्सट्रीम पे आइदर प्लस ए आइदर माइनस, आइदर पॉजिटिव एक्सट्रीम आइदर नेगेटिव एक्सट्रीम. तो इट मीन्स अगर यहाँ पे इस एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पे, जिसकी वैल्यू को लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर ए, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे. फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है. सेकंड की बात करें तो वेलोसिटी पूछ रहा था, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन. देखिए वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. मीन पोजीशन पे बात करें तो x का वैल्यू क्या होगा, 0. तो वेलोसिटी एट मीन पोजीशन ऑलवेज मैक्सिमम, दैट इज a ओमेगा के बराबर. तो सेकंड पार्ट इसका भी करेक्ट है. द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन, वो भी दिख रहा है, बिकॉज एक्सेलरेशन माइनस टाइम्स ऑफ होता है एक्स के, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है. फोर्थ दे रहा कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये भी हम लोग जानते हैं, बिकॉज रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है ये भी प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, यानी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट. तो ऑप्शन विल बी 4. नेक्स्ट question number 137. When a certain photosensitive surface is illuminated with a monochromatic light of frequency f, the stopping potential for a photocurrent is minus v naught. When the surface is illuminated by monochromatic light of frequency f by 4, the stopping potential is minus v naught by 6. The threshold frequency for photoelectric emission क्या होगा ये बताया. तो देखिए हम लोग जानते हैं फ्रॉम आइंस्टीन्स की इक्वेशन से जानते हैं हम लोग k max इक्वल टू K max will be equal to HF माइनस ऑफ HF नॉट, और यही K max होता है EV नॉट, जहाँ पे V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस में दे रखा है माइनस टाइम्स ऑफ EV नॉट विल बी इक्वल टू जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन F माइनस HF नॉट. सेकेंड केस में यही स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है V नॉट बाई 6, लेकिन उस केस में इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल के अब हो गया F बाई 4, तो इसको लिख लिए F बाई 4 माइनस ऑफ HF नॉट. इन दोनों को डिवाइड किए, जैसे डिवाइड किए तो यहाँ से EV नॉट कट हो गया, 6 ऊपर गया, तो 6 इक्वल टू लिख लिए हम लोग HF माइनस ऑफ HF नॉट डिवाइडेड बाई HF बाई 4 माइनस ऑफ HF नॉट. क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये मिला 3/2 टाइम्स ऑफ HF, बिकॉज 6/4 का यहाँ पे रेशियो लिख लिया 3/2 माइनस ऑफ 6 HF नॉट विल बी इक्वल टू HF माइनस ऑफ HF नॉट. इसको इधर ले गए तो लेफ्ट साइड में इसको ले गए HF नॉट को, तो ये आ गया 5 टाइम्स ऑफ HF नॉट, जबकि इसको इधर लाए तो ये मिला आपको 3/2 HF माइनस ऑफ HF. तो ये वैल्यू आ गया आपके पास HF डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ HF नॉट. H से H कट हो गया, तो यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F नॉट का वैल्यू आ गया, दैट इज F बाई 10. 5 यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138. A body of mass m dropped from a height h reaches the ground with a speed of 0.6 under root gh. The value of work done by the air friction पूछा गया. देखो हम लोग जानते हैं यहाँ पे एयर फ्रिक्शन की बात हो रही, तो ये हमेशा अपोजिट होगा मोशन के, ये एक्ट होगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है तो ऑलवेज निगेटिव आएगा. देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इस केस की बात करें तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक बॉडी को ड्रॉप किए किसी हाइट से, ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप किया गया, तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 0, जिसका मास यहाँ पे दे रखा पार्टिकल का m, और यहाँ पे ये जब ये स्ट्राइक कर गया ग्राउंड पे तो उस समय इसके पास जो स्पीड है वो दे रखा है 0.6 अंडर रूट GH, ये वैल्यू दे रखा है. तो पूछ रहा है यहाँ पे कि वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा. तो अगर हम लोग यहाँ पे फ्रॉम KWT
फ्रॉम KWT काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम से बात करें हम लोग तो क्या होता है भैया कि वर्क डन बाय ऑल विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हम लोग K फाइनल माइनस ऑफ K इनिशियल। तो वर्क डन बाय ऑल का मतलब इस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, तो सबसे पहला यहाँ पे वर्क किया किसने, ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा यहाँ पे चूंकि एयर रेजिस्टेंस को लिया गया तो वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू K फाइनल माइनस ऑफ K इनिशियल। K इनिशियल का वैल्यू 0 बिकॉज वहाँ पे ड्रॉप करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है। तो यहाँ पे वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन बात किए तो वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू K फाइनल। K फाइनल दे रखा है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, v का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है तो इसको अभी लिख लेंगे हम लोग v स्क्वायर माइनस इसको इधर लेकर आए तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, सारी वैल्यूज को पुट किए, हाफ मास m, वेलोसिटी का वैल्यू 0.6 इंटू 0.6 बिकॉज स्क्वायर दे रखा है इंटू GH माइनस वर्क डन बाई ग्रेविटी की बात करें तो mg भी नीचे, इसका मोशन भी डायरेक्शन में हो रहा है तो दोनों बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा 0, cos 0 हो गया 1, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी भी आ जाएगा यहाँ पे mgh। यहाँ पे इसको सॉल्व किए 2 से ये 3 कट हो गया तो आया पॉइंट में 0.18 माइनस 1 टाइम्स ऑफ mgh कॉमन ले लिए तो यहाँ पे ये वैल्यू कॉमन ले लिए mgh। अब इसको इसमें माइनस किए तो ये वैल्यू आ गया माइनस का 0.82 टाइम्स ऑफ mgh, तो ऑप्शन विल बी थर्ड, माइनस का 0.82 mgh। नेक्स्ट (139) question. Two particles A and B having charges 36 microcoulomb and minus 4 microcoulomb respectively are held fixed with a separation of 10 centimeter. At what position a third charge particle should be placed so that it does not experience a net electric force? देखिए अगर यहाँ पे net electric force की बात हुई तो it means ये तभी possible होगा कि इन दोनों चार्ज के पास में कोई एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे net electric field 0 हो, तभी यहाँ पे net electric force 0 होगा। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे चार्ज का पार्टिकल का एक, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का एक पोलैरिटी पॉजिटिव जबकि दूसरे का यहाँ पे पोलैरिटी दे रखा है नेगेटिव। जब भी दो चार्ज पार्टिकल का पोलैरिटी अपोजिट हो तो नल पॉइंट यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बोथ चार्जेस और ऑलवेज नियरर होता है टू द स्मॉलर चार्ज। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इन दोनों चार्ज की वजह से एक नल पॉइंट मिलेगा आपको, ये पॉइंट A दे रखा है, ये पॉइंट B दे रखा है, इसके बीच का सेपरेशन दे रखा है R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसका जहाँ पे मैग्नीट्यूड दे रखा है 36 माइक्रोकूलम और इसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है माइनस का 4 माइक्रोकूलम। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 4 माइक्रोकूलम। तो नल पॉइंट जो होगा वो ऑलवेज नियरर टू द स्मॉलर चार्ज होगा। नल पॉइंट मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 और नल पॉइंट नियरर होगा स्मॉलर चार्ज के और आउटसाइड होगा लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। रीजन उसका क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोजीशन यानी R के साथ में, तो अगर यहाँ पे एक चार्ज का पोलैरिटी है पॉजिटिव ली है, दूसरा चार्ज की पोलैरिटी को यहाँ पे नेगेटिव लिए हम लोग माइनस ऑफ Q2, तो जानते हैं यहाँ पे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड, इसकी वजह से रेडियली इनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होकर ग्राफ को आप कुछ ऐसा बनाते होंगे। और यहाँ पे अगर चार्ज पॉजिटिव तो फर्स्ट एंड थर्ड में बनता है और यहाँ पे अगर चार्ज निगेटिव तो उसके लिए सेकंड एंड फोर्थ, लेकिन इस बार नल पॉइंट कहीं यहाँ पे जाके मिलेगा कि जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा 0, इसलिए नल पॉइंट इन दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये अगर डिस्टेंस यहाँ पे x है इस नल पॉइंट का जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसको लिख दिए b की वजह से, इसको लिख दिए a की वजह से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट एक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो x इक्वल टू नल पॉइंट का पोजीशन, x इक्वल टू जब दोनों चार्ज की पोलैरिटी अपोजिट हो यानी कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट, अगर इस चार्ज को हम लोग Q1 बोल दें, इस चार्ज की वैल्यू को हम लोग Q2 बोल दें, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव हो तब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फार्मूला नल पॉइंट Q, यहाँ पे स्मॉलर, सॉरी यहाँ पे Q की जो वैल्यू लिखेंगे हम लोग, फिर से इसको लिख लेते हैं, दैट इज अंडर रूट Q ऑफ स्मॉलर चार्ज QS
डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्यू एल लार्जर चार्ज माइनस अंडर रूट क्यू एस स्मॉलर चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, जिसको आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख भी सकते थे, प्रूव भी कर सकते हैं, ये आप रिजल्ट भी डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस फार्मूला के लिए। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट क्यू स्मॉलर की वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, पोलैरिटी नहीं, तो ये 4 माइक्रोकूलम यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं अंडर रूट आ गया 36 माइक्रोकूलम माइनस का अंडर रूट 4 माइक्रोकूलम कॉमन होकर यहाँ पे कट हो गया, दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये वैल्यू सॉल्व किए तो ये 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 इंटू 10, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नल पॉइंट होगा यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जहाँ पे फोर्स जीरो होगा, वो एग्जिस्ट करेगा 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द माइनस 4 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड ऑफ इट, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट question 140, statement based question. When n moles of an ideal gas undergoes adiabatic change from state P1 V1 T1 to state P2 V2 T2, then work done is W is equal to nR T2 minus T1 divided by 1 minus गामा। अगर हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q बराबर 0, हीट का एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग 0, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो 0 इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप डेल्टा U प्लस वर्क डन W। तो यहाँ से डेल्टा यू का जो वैल्यू आ गया दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन के बराबर, माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन के बराबर होता है। और यहाँ पे जो फार्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, तो वर्क डन जो होगा यहाँ पे इसको आप लिखेंगे P2 V2 माइनस टाइम्स ऑफ P1 V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं P1 इंटू V1 माइनस P2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, जिसको रिजल्ट में आप फिर लिख सकते हैं NR T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, या फिर NR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, जहाँ पे गामा क्या होता है CP बाई CV का रेशियो। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इन द अबव केस व्हेन वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस, तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, वर्क डन हो गया नेगेटिव, क्योंकि ये केस किसका बना कंप्रेशन का। जैसे ही ये केस कंप्रेशन का बना तो वर्क डन निगेटिव हुआ, तो वर्क डन निगेटिव यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा यू बिकम्स पॉजिटिव, और डेल्टा यू होता है क्या ऑलवेज होता है ये n इंटू CV इंटू डेल्टा टी। इट मीन्स अगर कंप्रेस हुआ तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर क्या होगा सिस्टम का यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, तो टेम्परेचर ऑफ द गैस वुड राइज। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, फॉर द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IZ। जिनर डायोड से कितना करंट पास हो रहा है ये बताना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये यहाँ पे जंक्शन पॉइंट मिला, इस जंक्शन पॉइंट पे इसकी वजह से आने वाली करंट को I लिख ले रहे हैं। यहाँ पे जो लोड रजिस्टर है यहाँ पे जाने वाली करंट को लिखे IL, तो यहाँ पे जो रेस्ट करंट होगा ये हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे IZ। तो किसी भी जंक्शन पॉइंट पे फ्रॉम किरचॉफ्स करंट लॉ से आप लिख सकते हैं कि आने वाली करंट मतलब I विल बी इक्वल टू जाने वाली करंट आउटगोइंग करंट फ्रॉम अ जंक्शन पॉइंट, तो IZ प्लस IL के बराबर। तो यहाँ से जिनर डायोड के अबाउट करंट को लिखेंगे I माइनस IL। अगर इन दोनों वैल्यूज को हम लोग पता कर लें तो यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। IL की बात करें तो इफ यहाँ पे कंडीशन है कि जिनर डायोड इज कंडक्टिंग, अगर जिनर डायोड कंडक्ट कर रहा है, इज कंडक्टिंग, तब उस केस में वोल्टेज अक्रॉस जिनर डायोड विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस लोड रजिस्टर, क्योंकि दोनों पैरेलल में, जिसका वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 20 वोल्ट के बराबर। तो यहाँ से करंट मिल जाएगा हम लोगों को IL विल बी VL डिवाइडेड बाई RL। VL का वैल्यू यहाँ पे 20 वोल्ट डिवाइडेड बाई, जबकि रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है 2500 ओम, तो इसका वैल्यू आ गया 8 मिली एम्पियर में। जैसे ये मिला आपको 8 मिली एम्पियर में, अब I की बात करना है तो I के लिए अगेन देखिए 60 वोल्ट है, इसके अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज कितना अभी जस्ट बात किए 20 वोल्ट है, तो मेन करंट जो होगा थ्रू द इस रजिस्टर RS, जिसको सीरीज रजिस्टर भी बोलते हैं, तो I विल बी इक्वल टू 60 माइनस ऑफ 20, ये हो गया नेट वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दे रखा है आपको यहाँ पे 2000 ओम, यहाँ पे ये लिखे। इसको सॉल्व किए तो ये आपके पास अगर देखिए मिला आपको 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 20
मिली एम्पियर। यहाँ वैल्यूज पुट किए तो आई का वैल्यू है 20 और इसका वैल्यू आपके पास है 8, तो ये आ गया मिली एम्पियर में, ये मिली एम्पियर यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गया 12 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। 142. A mixture of hydrogen and oxygen has volume 600 cm3, temperature 300 Kelvin, pressure 500 kPa and mass 0.84 ग्राम। देखिए यहाँ पे टोटल मिक्स का मास दे रखा है आपको 0.84 ग्राम। द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन पूछा गया है। तो देखिए हम लोग अगर यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन से बात करें तो लिख सकते हैं PV = nRT, जहाँ पे ये स्मॉल n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्स, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो पहले नंबर ऑफ यहाँ पे मोल्स पता कर सकते हैं मिक्स का क्या हो जाएगा, तो PV / RT, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट किए। प्रेशर दे रखा है 500 kPa, तो 10⁻³ लिखे। वॉल्यूम दे रखा है 600 cm3, तो इसको 10⁻⁻6 लिख लिए, मीटर क्यूब में कन्वर्ट किए। और यहाँ पे गैस कांस्टेंट का वैल्यू 8.31 इंटू यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है आपको 300 केल्विन। देखिए यहाँ पे और इसको सॉल्व किए तो नंबर ऑफ मोल्स पता कर लिए मिक्स का, तो यहाँ से ये 3 और ये इससे कट हो गया, ये 6 कट हो गया, तो ये बचा आपके पास 300। और क्या हम लोग ये 8.31 को 25/3 भी लिख सकते हैं और इंटू 300 लिखे, तो ये वैल्यू आ गया 3/25। ये यहाँ पे मिला। ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्स जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो यही क्या नंबर ऑफ मोल, ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन के प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन के, जिसको हम लोग N1 + N2 लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे N1 + N2 विल बी इक्वल टू 3/25 और नंबर ऑफ मोल्स होता है क्या, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो क्या यहाँ पे मान लेते हैं मास ऑफ द हाइड्रोजन N1 लिख रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, N2 लिख रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, जैसा यहाँ पे मेंशन किए। तो यहाँ पे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हो गया 2 प्लस इसका मास लिख रहे हैं M2, मोलर मास हो गया 32 विल बी इक्वल टू 3/25। फिर देखिए यहाँ से 16 अगर एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 16 एलसीएम 32 एलसीएम ले लिए, बिकॉज यहाँ पे लार्जर जो वैल्यू होगा, देखिए फिर से यहाँ से लिख ले रहे हैं हम लोग, ये वैल्यू यहाँ से 32 ले लिया एलसीएम, 32 एलसीएम लिए तो ये मिला 16m1 प्लस ऑफ m2 विल बी इक्वल टू 3/25। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, सॉल्व किए, तो ये वैल्यू आ गया अपने पास 16m1 प्लस ऑफ m2 विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 96/25, जिसका वैल्यू हो गया 3.84। और एक वैल्यू आपको दे रखा है, यानी कि ये वैल्यू मिला आपको 16m1 प्लस ऑफ m2 विल बी इक्वल टू 3.84 इक्वेशन 1। और नेक्स्ट आपको दे रखा है कि दोनों यहाँ पे मासेस मिक्स का वो वैल्यू दे रखा है 0.84 ग्राम के बराबर। तो क्या यहाँ से हम लोग यहाँ पे M2 की वैल्यू पता कर सकते, तो 0.84 माइनस ऑफ M1, इसकी वैल्यू को यहाँ पे 1 में पुट कर दिए M2 की वैल्यू को। तो देखिए क्या मिला हम लोग को 16 ऑफ M1 प्लस M2 की जगह पे 0.84 माइनस ऑफ M1 विल बी इक्वल टू 3.84। ये वैल्यू उधर ले गए तो बचा 3, 16 में से ये गया तो आ गया ये 15 ऑफ m1 विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से ये इससे कट हो गया, तो यानी 5m1 इक्वल टू 1। तो m1 का वैल्यू आ गया 1/5 ऑफ ग्राम, जिसको आप लिख सकते हैं m1 विल बी इक्वल टू 0.20 ग्राम के बराबर। ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट किए तो m2 का वैल्यू यहीं से मिल जाएगा आपको। तो m2 का वैल्यू हो जाएगा 0.84 माइनस 0.20, तो ये आ गया 0.64 ग्राम। तो पूछा आपसे ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन के मास का रेशियो क्या हो जाएगा, तो m2 फॉर ऑक्सीजन के लिए लिखे थे, m1 फॉर हाइड्रोजन के लिए, तो 0.64 डिवाइडेड बाई ये आ गया 0. इसकी वैल्यू हम लोग लिखे थे 20, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 32 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 16/5, 16/5। तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। 143 क्वेश्चन नंबर, इन अ सीरीज रेजोनेंट LCR सर्किट, रेजोनेंट की बात कर दिया, द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 200 वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू 1.25 किलो ओम विद C यानी कि कैपेसिटर का वैल्यू 4 माइक्रोफैरड। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 125 रेडियन पर सेकेंड। एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चूंकि दे रखा है कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो होगा VR, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R के बराबर। तो करंट अक्रॉस रजिस्टर पता कर लेंगे, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर डिवाइडेड बाई यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू, रेजिस्टेंस यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 200 का
200 वोल्ट, जबकि ये वैल्यू दे रखा है आपको 1.25 किलो ओम के बराबर। क्या इसको ऊपर लेकर गए हम लोग, तो ये हो जाएगा आपके पास 200 डिवाइडेड बाई 125 इंटू, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 100, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 बिकॉज ये किलो ओम में है। अगर यहाँ से इसको फिर कट करें तो ये वैल्यू इससे कट हो गया, तो आपको मिला यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू आ जाएगा 20, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगा आपको 20 डिवाइडेड बाई 125, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 0.16 एम्पियर के बराबर। जैसे ये 0.16 एम्पियर के बराबर आ गया, तो यही करंट जो होगा वो सीरीज में, चूंकि यहाँ पे LCR सर्किट सीरीज में, तो सीरीज में करंट का वैल्यू होता है सेम, तो यही करंट पास करेगा कैपेसिटर से भी। तो उसी कैपेसिटर के लिए हम लोग रिएक्टेंस की बात करें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा XC = 1/ωc, और यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 125, और यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू दे रखा है 4 माइक्रोफैरड, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 लिख लिए। तो क्या ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 4, इसको सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया 2000 ओम के बराबर। ये XC आ गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिला तो कैपेसिटर के अबाउट वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो VC = लिख सकते हैं I इंटू XC, जहाँ पे I का वैल्यू है 0.16 और XC का वैल्यू पता किया गया 2000 ओम के बराबर। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास कितना, ये हो गया 320 वोल्ट के बराबर। और जानते हैं रेजोनेंट में यही रेजिस्टेंस, यही वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वही वोल्टेज ड्रॉप मिलता है इंडक्टर के अक्रॉस, तो VC बराबर हो जाएगा VL के। तो ऑप्शन विल बी सेकंड 320 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट 144 question. A block of metal weighing 5 kg is resting on a frictionless plane as shown in figure. It is struck by a jet, यानी कि thrust force की बात किया, releasing water at a rate of 2 kg per second, यानी कि आपको dm/dt दे रखा है, and at a speed of 15 meter per second, then the initial acceleration of the block in meter per second square will be। देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे thrust force की बात करें तो F thrust will be equal to V relative into dm/dt। यहाँ पे वेलोसिटी आपको दे रखा है 15 और dm/dt का वैल्यू आपको दे रखा है 2 kg, तो ये आ गया 30 न्यूटन। इतना फोर्स एक्सर्ट होगा इस पे, यही 30 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस करेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिख लिए 30 न्यूटन के बराबर, मास दे रखा है 5, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू दे रखा है 5 विल बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट 145 question number. Intensity of sunlight is observed as 0.15 watt per meter square at a point in free space. What will be the peak value of magnetic field at that point? देखिए हम लोग जानते हैं कि एनर्जी डेंसिटी जिसकी एवरेज वैल्यू की बात करें वो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, या फिर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखे तो बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट, जो कि इक्वल होता है इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। यानी इंटेंसिटी आई की बात करें, इंटेंसिटी आई विल बी इक्वल टू आइदर हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, या फिर बी नॉट का स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट, जहाँ पे बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे कंपोनेंट दे रखा है और ई नॉट क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और सी स्पीड ऑफ लाइट। पूछा गया यहाँ से हम लोगों से कि पीक वैल्यू क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि बी नॉट है। तो क्या बी नॉट को डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, बी नॉट विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट चूंकि स्क्वायर था तो अंडर रूट यहाँ पे 2 इंटू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई सी, सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट किए तो अंडर रूट 2 म्यू नॉट जानते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू इंटेंसिटी दे रखा है 0.15 वाट पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसकी वैल्यू को सॉल्व किए
तो बी नॉट का वैल्यू आएगा 3.54 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इज यूज फॉर LED लाइट एमिटिंग डायोड के लिए कौन सा यहाँ पे सिंबॉलिक यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए हम लोग जानते हैं लाइट एमिटिंग डायोड में अगर यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्चुअल में लाइट एमिटिंग डायोड ये एप्लीकेशन होता है एक PN जंक्शन का, जिसमें हम लोग यहाँ पे ये होता है P टाइप सेमीकंडक्टर और यहाँ पे ये N टर्मिनल और ये कहलाता है PN जंक्शन और ये लाइट को एमिट करता है। ये है सिंबल इसका LED का। उसी को सिंबॉलिकली अगर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो देखिए एक यहाँ पे P टर्मिनल ले लिया और यहाँ पे एक N को शो कर रहे हैं, N को स्मॉलर आर्म से जबकि P को लार्जर आर्म से। इसी को हम लोग बोलते हैं एनोड, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल जो कि यहाँ पे P है, और ये दूसरा टर्मिनल कहलाता है यहाँ पे कैथोड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से और इसको स्मॉलर बनाएंगे, इसको लार्जर बनाएंगे, ये हो गया N। बिकॉज यहाँ पे करंट जो फ्लो करता है वो ऑलवेज एनोड से कैथोड की तरफ, यानी कि इसी में यहाँ पे सर्किट डायग्राम यानी PN जंक्शन को आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, क्योंकि ये टर्मिनल हो गया P और ये टर्मिनल हो गया आपका N। तो यहाँ पे सिम्बॉलिकली बात करें तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट question number 147, a planet has a 8 times the mass of the earth, its average density is equal। देखिए यहाँ पे एवरेज डेंसिटी बोल दिया इक्वल है टू दैट ऑफ द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट वेइंग W, यानी कि यहाँ पे वेट अगर W है ऑन अर्थ विल वेट ऑन द प्लेनेट क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो G इक्वल टू एट द सरफेस ऑफ अर्थ लिखेंगे हम लोग Gm/r², लेकिन यहीं पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लेनेट के लिए लिख रहे हैं तो G डैश विल बी इक्वल टू G। अब उसका मास भी बदलेगा, साथ साथ में उसका रेडियस भी यहाँ पे बदलेगा। तो यहाँ पे जो रेडियस जो चेंज हुआ इसको r डैश का स्क्वायर लिख रहे हैं, उसके लिए कंडीशन दे रखा है कि एवरेज डेंसिटी इक्वल है। और डेंसिटी की बात करें सिंस जो डेंसिटी होता है ये ऑलवेज मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और ये बोल दिया ये सेम है। तो फर्स्ट केस में अगर मास m, वॉल्यूम यहाँ लिख रहे हैं तो 4/3 πr³ स्फेरिकल शेप मानते हुए, ओवल शेप नहीं। और यहाँ पे इसका जब मास दे रखा है वो 8 टाइम्स दे रखा है तो 8m दे लिखिए, क्योंकि मास ऑफ द प्लेनेट जो वो 8 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ के है। और इसको लिखिए 4/3 टाइम्स पाई इंटू r डैश का क्यूब रेडियस इसका। तो r डैश की बात करें r डैश क्यूब विल बी इक्वल टू 8r³ के बराबर। तो यहाँ से r डैश का वैल्यू मिल गया आपको 2r के बराबर। जैसे यहाँ पे 2r मिला तो g डैश का वैल्यू देखिए यहाँ पे पुट कर लिया तो g डैश विल बी इक्वल टू कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। m डैश का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 8m के बराबर, और r डैश यहाँ पे हम लोग पता किए ये आ गया 2r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किए तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ Gm डिवाइडेड बाई r² जो कि हो गया 2g के बराबर। और यहीं पे अगर हम लोग मास से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे mg डैश विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mg। तो यहाँ पे हो गया w जो न्यू वाला है ये विल बी इक्वल टू यहाँ पे 2w के बराबर। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट 148 question. A wire of resistance 4R is bent to form a square ABCD as shown in the figure. The effective resistance between E and C क्या होगा, जबकि E is the midpoint of arm CD। तो यहाँ पे सबका रेजिस्टेंस सेम दे रखा है, ये भी रजिस्टर R है, ये भी R है, ये भी R है। जैसे ही इसको मिड पॉइंट बोला तो ये हो गया R/2, ये भी हो गया R/2। तो अगर यहाँ पे पूछा गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट E एंड C तो क्या करें हम लोग, क्या यहाँ पे E और C पॉइंट को अलग यहाँ पे एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया C पॉइंट और ये हो गया E पॉइंट। E और C के बीच में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो R/2, रेस्ट जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसको R डैश के बराबर, रेजिस्टेंस का वैल्यू R डैश। इसी R डैश को पता कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे E, D, A, B, C तक सब सीरीज में आ गया, ये R, R, R और R/2 सीरीज में। तो इसी R डैश की वैल्यू को लिख रहे हैं R प्लस R प्लस R प्लस R/2, यानी कि ये वैल्यू आ गया 3R प्लस R/2। ये यहाँ पे 2 है R/2, तो ये वैल्यू आ गया
6R यानी कि 7R/2 के बराबर, जिसकी वैल्यू को आप यहाँ लिख सकते हैं 7 × R/2। तो पूछा गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन E एंड C विल बी इक्वल टू बोथ आर इन पैरेलल, तो 7R/2 × R/2 डिवाइडेड बाई 7R/2 प्लस R/2। क्या किया, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 का फार्मूला यूज़ किया, क्योंकि बोथ रजिस्टर्स आर इन पैरेलल। अगेन इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 7R/2 इंटू लिखे R/2 डिवाइडेड बाई R/2 7R/2 8R/2 8R/2 डिवाइडेड बाई 2 लिख लिए 8R/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सॉल्व होके आ गया 7R/16। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट 149 क्वेश्चन। ए बॉडी रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। देखिए विदाउट स्लिपिंग की बात हुई, यानी V इक्वल टू R ओमेगा यहाँ पे वैलिड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 40% ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि यहाँ पे बात हो रही जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये 40% है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के, और यहाँ पे ये बॉडी रोल्स डाउन हो रहा है। रोल डाउन होने का मतलब है कि ये विदाउट स्लीपिंग, इट मीन्स विदाउट स्लीपिंग इट मीन्स V बराबर R ओमेगा वैलिड। V बराबर R ओमेगा लिख सकते हैं यहाँ पे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4/10 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे हाफ से हाफ कट हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और ओमेगा की जगह पे V बाई यानी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर विल बी इक्वल टू, क्या इसको हम लोग 2/5 लिख सकते हैं इंटू m इंटू वी स्क्वायर। अगेन वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट हो गया तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आ गया 2/5 ऑफ mr स्क्वायर। और ये mr स्क्वायर की बात करें 2/5 तो ये किसका दिखा, सॉलिड स्फीयर का। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 8 टर्न्स प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इंडक्शन 64 टेस्ला एट इट्स सेंटर। द कॉइल इज अनवाउंड and is rewound into a circular coil of single turn. The magnetic induction at the center of the coil by the same current will be। देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में, अगर उसको वाउंड करके किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ b नॉट के बराबर। ऐसा हम लोग जानते हैं फार्मूला है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट केस में यहाँ पे लिख लेते हैं तो b1 इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स n1 इंटू बी नॉट n1 स्क्वायर। सेकेंड केस में लिख लेते हैं b2 विल बी इक्वल टू n2 का स्क्वायर इंटू बी नॉट। तो यहाँ पे क्या किया, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो b1/b2 मैग्नेटिक फील्ड b1/b2 इक्वल टू n1/n2 का होल स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 8 शुरू में, सेकंड में यहाँ पे बनाया गया नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो यहाँ का होल स्क्वायर तो ये आ गया 64। b1 का वैल्यू भी आपको दे रखा है 64 टेस्ला डिवाइडेड बाई b2 विल बी इक्वल टू 64। तो b2 का वैल्यू आ गया 1 टेस्ला के बराबर। तो ऑप्शन विल बी थर्ड। नेक्स्ट 151 question number. A screw gauge of pitch 0.8 mm is used to measure the diameter of a uniform wire of length 7.5 centimeter. The main scale reading is 2 mm and circular scale reading is 25. The calculated curved surface area of wire to appropriate significant figure is, जबकि दे रखा है screw gauge has 80 divisions on circular scale। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो diameter of a wire क्या हो जाएगा, फार्मूला diameter will be equal to main scale reading MSR plus circular scale reading into least count। तो यहाँ पे least count की बात करें तो least count will be equal to pitch डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच यहाँ पे दे रखा है आपको, पिच का वैल्यू है, पिच यहाँ पे देखा 0.8 तो यहाँ पे लिखे 0.8 mm में, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन आपको दे रखा है 80। ये वैल्यू आ गया आपके पास 80 लीस्ट काउंट का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज को पुट किए दे रखा है आपको 2 mm, मेन स्केल रीडिंग है 2 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखा है 25 तो यहाँ पे 25
इनटू लीस्ट काउंट का वैल्यू पुट किए 0.8 डिवाइडेड बाई 80, लेकिन ये mm में, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 2.25 ऑफ mm, जिसको लिख सकते हैं 0.225 ऑफ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। ये क्या था, डायमीटर लिखे हम लोग, d इज द डायमीटर ऑफ द वायर की बात की है। पूछा गया आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया, A विल बी इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ D इंटू L के बराबर, पाई का वैल्यू पुट किया 3.14 इंटू डायमीटर का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 0.225 सेंटीमीटर में है, जबकि लेंथ भी आपको दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर में, तो 7.5 सेंटीमीटर में लिखे। तो ये वैल्यू जब सॉल्व किए तो ये वैल्यू आएगा आपके पास 5.2985 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे देख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर में यहाँ पे 3 टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में लिखने के लिए, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो फाइनल आंसर हम लोग उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे जिस नंबर के पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे यहाँ पे बात करें तो इसके पास 3 है, यहाँ पे बात करें तो इसके पास 3 है, यहाँ पे बात करें तो इसके पास 2 है। तो मल्टीप्लिकेशन में फाइनल आंसर लिखेंगे उस नंबर के अकॉर्डिंग जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है 7.5 यानी 2 है। तो फाइनल आंसर विल बी 9 से यहाँ पे मिल जाएगा 3, तो ये 5.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 152, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन दे रखा है। फर्स्ट दे रखा है बार मैग्नेट ड्रॉप्ड थ्रू अ मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप takes more time to come down compared to a non-magnetic bar with the same geometry and mass। देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दे रखा है कि एक बार मैग्नेट है, मान लेते हैं ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ, ये ड्रॉप कर रहे हैं किसी मेटालिक पाइप में। ऐसे ही जैसे जैसे ये इसको अप्रोच करेगा तो यहाँ से इससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अब ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी। क्यों? क्योंकि अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इससे ज़्यादा पास करेगा, क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स द कंडक्टर की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स का चेंज होगा। तो ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स के बदलने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स क्यों चेंज हुआ? बिकॉज ये मैग्नेट अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स द कंडक्टिंग पाइप, तो जिसकी वजह से अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे ज़्यादा पास करेंगे, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन की वजह से, फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन। तो ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स की वजह से इसमें प्रोड्यूस हो जाता है एडी करंट्स, एडी करंट्स। और एडी करंट्स एक्चुअल में होता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से ये फॉर्म करती हैं एक क्लोज लूप, यानी कि एडी करंट्स आर द क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। तो यही एडी करंट्स फ्लक्स के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होगा, जो कि अब बार मैग्नेट के लिए अपोजिशन ऑफर करेगा उसके मोशन में। तो दे रखा है द फॉर द मैग्नेटिक बार एडी करंट्स आर प्रोड्यूस इन द मेटालिक पाइप विच अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेटिक बार। ये एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे असर्शन एंड रीजन बोथ आर द करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट 153. A bag of sand mass 19.6 kg suspended by a rope. A bullet of 400 gram traveling with the speed 20 meter per second gets embedded in it. The loss of kinetic energy will be. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सैंड का बॉक्स है, मान लेते हैं ऐसा, ये बॉक्स है सैंड का, जिसका मास दे रखा है आपको 19.6 kg के बराबर। एक बुलेट है जिसका मास है 400 ग्राम, जिसको आप 0.4 kg भी लिख सकते हैं, मूव कर रहा है किसी स्पीड u इक्वल टू दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो इसके मास को हम लोग लिख लेते हैं ये m1 है, इसके मास को मान लेते हैं m2, ये सैंड बैग है। तो आके फिर यहाँ पे यही बुलेट एम्बेडेड हो गया, इसी में आके एम्बेडेड हो गया। तो पूछा कितना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें फ्रॉम COLM कंजर्वेशन ऑफ
लीनियर मोमेंटम से, बिकॉज जैसे ही बुलेट इस पे आके स्ट्राइक करेगा तो अब ये किसी स्पीड से चलना शुरू कर देगा, एम्बेडेड होकर दोनों एक साथ मूव करना शुरू करेंगे किसी स्पीड v से। तो यहाँ पे लिखे m1u1 प्लस ऑफ m2u2 विल बी इक्वल टू, अब कंबाइंड हो गया तो m1 प्लस m2 इंटू वी के बराबर। इनिशियल में कैसा था रेस्ट पे, तो ये वैल्यू हो गया 0, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 0.4, ये है 20 के बराबर, और ये वैल्यू आ गया आपके पास कंबाइंड होकर 19.6। एक बार लिख लेते हैं हम लोग 19.6 प्लस 0.4 इंटू वी। 19.6 प्लस 0.4 ये भी हो गया 20, तो 20 से 20 कट हो गया, तो यहाँ पे स्पीड आ गया v इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकंड। ये कंबाइंड वेलोसिटी है सैंड बैग और बुलेट का। तो अगर हम यहाँ पे लॉस पूछा गया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगा ये सिर्फ बुलेट के पास है, दैट इज हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। ये सिर्फ बुलेट के लिए लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हाफ लिखे, मास इसका दे रखा है 0.4, स्पीड दे रखा है 20 इंटू 20, तो ये आपको मिल गया 80 जूल के बराबर। ये इससे कट हो जाएगा तो 80 जूल के बराबर यह है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वहीं पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो फाइनल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, चूंकि अब दोनों कंबाइंड होकर मूव किया तो हाफ ऑफ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर, जहाँ पे v कॉमन वाला, तो यहाँ पे ये वैल्यू लिखे हाफ, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखे तो 20, और v का वैल्यू आपको दे रखा है 0.4 इंटू 0.4, तो ये वैल्यू आ गया 1.6 जूल के बराबर। यह है के फाइनल। लॉस पूछा गया तो लॉस की बात करें तो लॉस विल बी इक्वल टू के इनिशियल माइनस ऑफ के फाइनल। के इनिशियल है 80 माइनस 1.6, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 78.4 जूल के बराबर। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट, (154) The graph between angle of deviation and angle of incidence for a triangular prism is represented by। तो देखिए हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ डेविएशन के केस में बात करें और ये एंगल ऑफ आई इंसिडेंस के केस में बात करें इन केस ऑफ प्रिज्म, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये वाला वैल्यू ये जस्ट पीक पॉइंट जहाँ पे I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, तब उस केस में मिलने वाला ये वैल्यू डेविएशन का कहलाता है मिनिमम डेविएशन। तो ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, करेक्ट कौन सा होगा 3, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, ए प्लैनेट रिवॉल्विंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैज। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो बात बोला गया, पहले एलिप्टिकल एक ऑर्बिट बनाए, एक प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है। ये देखिए यहाँ से स्पीड v से इसके बीच में बनने वाला एंगल थीटा, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सन एंड प्लैनेट, यहाँ पे इसको प्लैनेट p मान लिए। तो पूछा यहाँ पे स्टेटमेंट, एरियल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो एरियल वेलोसिटी होगा तो लिखते हैं हम लोग इसको dA/dt विल बी इक्वल टू कैपिटल L डिवाइडेड बाई 2m, जहाँ पे कैपिटल L एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू m इंटू वी इंटू आर का प्रोडक्ट, ऑलवेज ये कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वेलोसिटी v से जा रहा तो रिवॉल्व करते हुए कभी यहाँ आया वेलोसिटी v, इसको v1 लिख दिया, फिर यहाँ पे रिवॉल्व करते हुए इधर पहुँचा वेलोसिटी v2 से। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन, ये ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया। फर्स्ट की बात करें तो एरिया वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, नहीं यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी इनटू यहाँ पे डिस्टेंस r के, यानी कि पोर्शन वेक्टर बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। बी देख रहे हैं, इट्स वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, ये भी देखो यहाँ पे अभी बताया गया कि वेलोसिटी और आर के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। सी की बात करें, टू फॉलो ट्रेजेक्टरी सच दैट एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वही लिखा गया dA/dt कांस्टेंट होता है, तो यानी कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन तो करेक्ट हुआ सी। डी अभी गलत हो गया चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। तो ई चेक कर लेते हैं, हैज द लीस्ट वेलोसिटी व्हेन इट इज फारदेस्ट टू द सन। अगर यहाँ पे प्लैनेट के मास की बात करें वो सेम हो गया तो m इंटू वी इंटू आर का प्रोडक्ट हो गया कांस्टेंट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप मास यहाँ पे v1 इंटू r1 मस्ट बी इक्वल टू v2 इंटू r2। अगर यहाँ पे ये सबसे
फारदेस्ट पॉइंट हो गया, इसको हम लोग बोल रहे हैं R2 से, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा मिनिमम, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा मिनिमम, क्योंकि यही पॉइंट को हम लोग अपोगी बोलते हैं, इस पॉइंट को पेरिगी बोलते हैं। तो यहाँ पे ई ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो जहाँ पे सी और ई होगा वही ऑप्शन कहलाएगा, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट 156 question number. A small bar magnet placed with its axis at 30 degree with an external field of 0.09 Tesla experiences a torque of 0.072 Newton meter. The minimum work required to rotate it from its stable to unstable equilibrium. Stable और unstable, unstable का मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो गया 180 डिग्री, स्टेबल का मतलब हो गया यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगा वर्क डन का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टॉर्क की बात करें तो टॉर्क के मैग्नीट्यूड को लिखेंगे m इंटू बी इंटू साइन थीटा। टॉर्क का वैल्यू दे रखा है 0.072 विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पता कैपिटल एम की वैल्यू, लेकिन बी यहाँ पे दे रखा है हम लोग को 0.09 और थीटा दोनों के बीच में एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2। तो साइन 30 डिग्री 1/2, तो यहाँ से m का वैल्यू पता किया तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आ गया 1.6। पूछा गया आपसे वर्क डन, तो वर्क डन की बात करें तो W इक्वल टू यानी वर्क डन विल बी इक्वल टू MB टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। तो यहाँ पे बोला गया स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ, तो यानी कि आप लिख सकते हैं अगेन इसको MB कॉस थीटा 1 यहाँ पे हो गया 0 डिग्री, जबकि यहाँ पे थीटा 2 हो गया यहाँ पे 180 डिग्री। कॉस 180 होता है -1, कॉस 0 होता है 1, तो -1 यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई होकर हो गया यहाँ पर 1, तो 1 + 1 मिलकर हो गया 2, तो ये वैल्यू मिला आपको 2 MB के बराबर। तो यही वर्क डन की वैल्यू, वर्क डन विल बी इक्वल टू 2, मैग्नेटिक मोमेंट पता किए थे 1.6 और यहाँ पे B का वैल्यू दे रखा है 0.09। तो सॉल्व किए तो ये आ गया आपके पास 0.288 जूल के बराबर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157. According to kinetic theory of gases, average kinetic energy per molecule per degree of freedom is 1/2 RT। देखिए जब भी यहाँ पे पर मॉलिक्यूल की बात करता है तो हमेशा यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। पर मोल की बात होगा तो हम लोग यहाँ पे लिखा करेंगे गैस कांस्टेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे तो गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी वैसे हम लोग लिखते क्या है म्यू इंटू एफ इंटू KBT/2, जहाँ पे म्यू क्या है इसको हम लोग लिख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एफ क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसका वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, T इज द टेम्परेचर। तो बोल रहा है यहाँ पे कि पर मॉलिक्यूल तो म्यू का वैल्यू 1, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो एफ का वैल्यू तो KBT/2, जबकि देखा RT/2, ये स्टेटमेंट करेक्ट, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। सेकंड, द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेज इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मीन फ्री पाथ की बात करें तो मीन फ्री पाथ लैम्डा विल बी इक्वल टू 1/√2 इंटू पाई इंटू n इंटू डी स्क्वायर, जहाँ पे d इज द डायमीटर और स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल n की अगर हम लोग बात करें तो क्या स्मॉल n को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या इसी स्मॉल n को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या हम लोग RT/P भी लिख सकते हैं। फिर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किए तो P/, इसको लिख लिए R/N इंटू T के बराबर, और R/N क्या मिल गया आपको यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KBT। तो स्मॉल n की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मीन फ्री पाथ का एक फार्मूला मिला, लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई
1/√2 पाई n की जगह पे आ गया p डिवाइडेड बाई KBT, तो KBT को ऊपर लिख लिए इंटू d²। अब बोल रहा प्रेशर को कांस्टेंट रखो। प्रेशर को कांस्टेंट रखने पे टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो मीन फ्री पाथ भी इंक्रीज करेगा प्रेशर कांस्टेंट पे। अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, तो स्टेटमेंट ये तो करेक्ट है। सी को चेक कर लेते हैं। द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेज इफ डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज्ड। अब देखिए यहाँ पे अगर डेंसिटी की बात करें यहाँ पे, तो अभी जस्ट हम लोग लिखे हैं कि यहाँ पे स्मॉल एन, चूंकि स्मॉल एन को लिख सकते हैं नंबर ऑफ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या करें, मास से दोनों ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखे, एन एम डिवाइडेड बाई वी भी लिख सकते हैं। यही क्या बन जाएगा आपके पास डेंसिटी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, तो लैम्डा इक्वल टू 1/√2 इंटू पाई इंटू एन की जगह पे यहाँ पे m इंटू एन डिवाइडेड बाई वी। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, इंटू क्या लिखे d²। ये क्या बन गया आपके पास डेंसिटी। तो डेंसिटी के टर्म में आपको एक फार्मूला मिला √2 पाई रो इंटू डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज। ये बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो ये भी करेक्ट है। डी का बात करें, द मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल फ्रीजेज एट 0 केल्विन। तो ये भी हम लोग जानते हैं, मोशन की बात किया तो जो RMS स्पीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये भी करेक्ट है। तो बी सी डी करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट question number 158. 64 identical drops are charged at 6 volt each. They combine to form a bigger drop. The potential of the bigger drop will be 4 times of 4 into x volt where x is. देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे पोटेंशियल की बात करें, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप विल बी इक्वल टू n की पावर 2/3 पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं। तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स यहाँ पे दे रखा है आपको कितना, 64। तो डायरेक्ट लिखे यहाँ पे 64 की पावर 2/3 इंटू स्मॉल ड्रॉप का हर एक का पोटेंशियल दे रखा है 6, तो यहाँ पे 6 लिख लिए। 64 को लिख सकते हैं क्या हम लोग 4 का क्यूब की पावर 2/3, यहाँ पे 4 का क्यूब इंटू 6 लिखे। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन तो क्यूब से क्यूब कट हो गया, तो ये कितना हो गया 16 इंटू 6। और हम लोग को लिखना क्या है यहाँ पे 4 से यहाँ देख रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे 4 इंटू 6, क्योंकि ऑप्शन में 4x के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं 4, तो ये बाकी रेस्ट क्या मिला हम लोग को x, तो 4 ये आ गया आपके पास 24 वोल्ट के बराबर। तो x का वैल्यू हो गया 24, ऑप्शन विल बी सेकंड। Next, (159) A circular hole of radius A is cut out of a circular disc of radius 2a as shown in figure. The center of mass of the remaining circular portion with respect to point O will be। ठीक है, जब भी कोई पोर्शन को कट करते हैं किसी भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी से, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास, चूंकि ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे सिस्टम है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो सेंटर ऑफ मास विल बी एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस। तो लिखेंगे A1 x1 माइनस टाइम्स ऑफ, चूंकि कट किया गया, माइनस टाइम्स ऑफ A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। ये हम लोग जानते हैं, ये फार्मूला यूज़ किए। तो जैसे ये फार्मूला लिखे तो यहाँ पे A1 यानी कि दे रखा है ये एरिया ऑफ द बिफोर कटिंग, A2 है कटिंग पोर्शन का एरिया, x1 x2 गिवन O से इसका पोजीशन। तो एरिया की बात करें यहाँ पे तो लिख सकते हैं पाई इंटू, चूँकि इसका रेडियस है 2a² यहाँ पे सर्कुलर डिस्क का, इंटू यहाँ से इसका पोर्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, तो ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी दूरी पे है, यहाँ पे 2a दूरी पे, तो वो लिख लिए। माइनस टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इसका लिखे तो पाई इंटू a² इंटू, अब यहाँ से लिखना है डिस्टेंस, तो O से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हम लोग के लिए डिस्टेंस ये लिखना है, ये 2a है, ये डिस्टेंस कितना है a, तो यहाँ से इसका सेपरेशन कितना हो जाएगा 3a के बराबर, तो यहाँ लिखे 3a डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखे पाई इंटू 2a का स्क्वायर माइनस पाई इंटू a का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से x सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, तो क्या है कि यहाँ से पाई a² कॉमन ले लेते हैं,
जैसे ही कॉमन ये पाई स्क्वायर तो ये 4 इंटू यहाँ पे आ गया ये 8a के बराबर, ये दिखा -3a के बराबर, डिवाइडेड बाई क्या यहाँ पे अगर हम लोग पाई a स्क्वायर फिर से कॉमन ले लें तो ये वैल्यू आ गया 4 -1, पाई स्क्वायर कट हो गया तो ऊपर मिला आपको 5a, नीचे आ गया 3, तो ऑप्शन विल बी 3, 5a/3। नेक्स्ट 160 question. Using Young's double slit experiment, monochromatic light of wavelength 4000 angstrom produces fringes of fringe width 0.8 mm. If another monochromatic light of wavelength 5000 angstrom is used and the separation between the slits is made 4 times, then the new fringe width will be. देखिए हम लोग यहाँ पे अगर fringe width की बात करें तो fringe width बीटा will be equal to lambda d divided by small d, जहाँ पे small d separation between the slits, capital D separation between the slits and the screen, lambda is the wavelength. तो यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया, यहाँ पे b प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं आप लैम्डा बाई डी, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल डी सेम रखा गया, यूज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स सेम रखा गया यहाँ पे, तो लिख सकते हैं आप b1/b2 विल बी इक्वल टू लैम्डा 1/λ2 इंटू d2/d1। तो यहाँ पे बीटा 1 की वैल्यू दे रखा है आपको फर्स्ट केस में 0.8 mm दे रखा है फर्स्ट केस में, डिवाइडेड बाई बीटा 2 लिखे विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 4000 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम इनटू d2 बोल दिया गया कि 4 टाइम्स है, तो इसको 4d डिवाइडेड बाई यहाँ पे d, तो d से d कट हो गया, इससे ये कट हो गया, तो ये वैल्यू सॉल्व किए तो ये कितना आ गया, बीटा 2 विल बी इक्वल टू, देखिए 4 से ये 2 कट हो गया तो हो गया 0.2 और यहाँ पे आ गया फिर मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ mm के बराबर, क्योंकि देखिए ये इससे कट हो गया, ये 4 से 0.2 कट हो गया, मल्टीप्लाई किए तो 1 हो गया, 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये आ गया 4, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 होगा, 1 डिवाइडेड बाई 4, देखिए 1 डिवाइडेड बाई 4 mm, जिसको आप लिख सकते हैं 0.25 ऑफ mm के बराबर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 161, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। पहला देखा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन होता है क्या, T इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की बात करें तो क्या इसको लिख सकते हैं MLT-2 डिवाइडेड बाई लेंथ, तो ये आ गया M इंटू T-2, ये M हो गया किलोग्राम सेकंड स्क्वायर, तो A का होना चाहिए 4, तो A का जहाँ पे 4th वही ऑप्शन, इधर फर्स्ट होगा इधर 4th होगा, सेकंड एंड थर्ड तो रॉन्ग हो गया यहाँ पे। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हम लोग लिखते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा ML इनवर्स T-2, यानी कि किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो B का होना चाहिए थर्ड, B का होना चाहिए थर्ड, तो अभी भी A और 4th में देखें फर्स्ट एंड 4th में, तो ये भी करेक्ट अभी है। C को चेक कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें तो जानते हैं हम लोग जो विस्कस फोर्स होता है FV विल बी इक्वल टू नीटा A इंटू dV/dx, जहाँ पे यह क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट, नीटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट किए तो MLT-2 विल बी इक्वल टू नीटा, और यह है एरिया, तो ये हो गया L स्क्वायर, और यहाँ वेलोसिटी है तो LT-1 डिवाइडेड बाई ये भी डिस्टेंस है, तो L से L कट हो गया, एक L से L इधर कट हो गया, तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आया ML इनवर्स, बिकॉज यहाँ से एक L से L कट हो गया, तो ये आ जाएगा ML इनवर्स, और ये इधर नीचे आएगा तो ऊपर जाके मिलेगा T-1, यानी किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, तो C का आएगा फर्स्ट, तो C का फर्स्ट कहाँ दिखा 4th में, तो ऑप्शन विल बी 4, और वैसे भी लास्ट जो बचेगा D का हो जाएगा सेकेंड, तो D का विल बी सेकेंड। नेक्स्ट 162 question number. A triangular shaped wire carrying 50 ampere current is placed in a uniform magnetic field of 0.8 Tesla as shown in figure. The magnetic force on segment CD
गिवन BC CD BD 10 सेंटीमीटर क्या होगा, तो हम लोग से सिर्फ सेगमेंट CD में पूछा क्या होगा। अगर यहाँ ध्यान देते हो ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म किया, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये यहाँ पे लेंथ है, तो ये वैल्यू आप जान रहे हैं कि एंगल क्या होगा। अगर यहाँ पे ये 60 है तो टोटल कितना होता है 180, तो ये 60 ये मिलके बना देगा आपके पास 180। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे जान गए कि एंगल, ये चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, हम लोग से सिर्फ इसके लिए पूछ रहा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इस पोर्शन से कितना फोर्स एक्ट होगा इसकी बात करेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं F इक्वल टू होता है क्या है I इंटू बी इंटू एल इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं करंट दे रखा है आपको कितना 15, तो 15 लिख लिए। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.8, तो 0.8 लिखे। लेंथ आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर था मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल, क्योंकि हम लोग लिखते हैं उसको IL क्रॉस बी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, वो जो कि कितना आ गया 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे 15 इंटू क्या यहाँ पे 8 इंटू 10 टू दी पावर -2, और इसकी वैल्यू आ गया √3/2। √3 को 1.732 भी लिख सकते हैं, सारी वैल्यूज को पुट किए यहाँ पे सॉल्व किए तो रिजल्ट आया 1.04 न्यूटन के बराबर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, (163) An electron makes a transition from 5th orbit to 4th orbit of a hydrogen atom. The wave number of a emitted radiation will be, तो वेव नंबर रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, और हम लोग जानते हैं फार्मूला, यानी कि वेव नंबर की बात करें, वेव नंबर will be equal to 1/λ, रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ will be equal to RZ square 1/N1 square minus 1/N2 square फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गया Z की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू मिला हम लोग को R टाइम्स ऑफ 1/N1, N1 दे रखा है 5th टू यहाँ पे 4th, ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यू लिखे तो ये होगा 25 R टाइम्स ऑफ, ये हो गया 25 माइनस ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 25, तो ये वैल्यू मिला 9R डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास 400, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 164 है थिन कन्वर्जेंट ग्लास लेंस म्यू इक्वल टू 1.5 हैज अ पावर ऑफ +4 डायोप्टर। When this lens is immersed in a liquid of refractive index mu L, it acts as a diverging lens. ध्यान दीजिएगा डाइवर्जिंग लेंस जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। द वैल्यू ऑफ म्यू एल शुड बी, सबसे पहले देखिए यहाँ पे पावर दे रखा है, तो पावर की बात करें तो पावर P इक्वल टू होता है 100 डिवाइडेड बाई F, जहाँ पे F होना चाहिए सेंटीमीटर में, तब लिखेंगे 100, अदरवाइज 1/F। तो पावर यहाँ पे दे रखा है 4, तो यहाँ से यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू आ गया, तो फोकल लेंथ कितना मिला आपको यहाँ पे 1, ये फोकल लेंथ हो गया 100 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 25 ऑफ सेंटीमीटर के बराबर। तो यही फोकल लेंथ इन केस ऑफ एयर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, तो म्यू लेंस डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो बिफोर इंसर्टिंग एनी लिक्विड, तो यहाँ पे मीडियम जो होगा वो एयर होगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो लेंस यहाँ पे दे रखा है, ये वैल्यू पुट कर दिया 1/25 इज इक्वल टू, ये हो गया 3/2 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, जहाँ पे R1 R2 है रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। तो ये वैल्यू सॉल्व हो गया है 1/2, तो यहाँ पे एक रिजल्ट मिल गया 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू पता कर लिए, जो कि हो गया 2 डिवाइडेड बाई 25, बिकॉज 3/2 माइनस 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 डिवाइडेड बाई 25 आ गया। अब यहाँ पे मीडियम ले आए, जैसे ही मीडियम लाए तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको म्यू एल लिख रहे हैं, फोकल लेंथ वहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि वो बिहेव करने लगा एज ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 125 सेंटीमीटर, इसको 1/f' लिख लिए, तो ये लिखे 3/2, ये हो गया म्यू ऑफ एल मीडियम का -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये वैल्यूज पुट किए। ये दे रखा है आपको माइनस का 125, माइनस का 125 क्यों लिखे, बिकॉज डाइवर्जिंग लेंस है, तो डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। विल बी इक्वल टू,
ये लिखे 3/2 इंटू म्यू माइनस 1, म्यू एल को म्यू लिख ले रहे हैं, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 को लिख सकते हैं इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25। तो ये वैल्यू कितना आ गया भाई, ये 25 से ये कट हो गया, तो माइनस का 1/5 और इधर मल्टीप्लाई के, तो 1/10 विल बी इक्वल टू 3/2 म्यू माइनस 1, इधर ट्रांसफर कर दिए तो 1 माइनस 1/10, जिसको 9/10 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 म्यू लिख सकते हैं। तो देखिए ये 3 से 9 कट हो गया, 2 5 कट हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा 5/3, दैट इज 5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई के, तो ये हो जाएगा 1.67। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, (165) A full wave rectifier circuit along with the input and output voltage is shown in the figure। दे रखा है डायोड D1 D2, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर, ये शो कर रहा है ट्रांसफार्मर, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दे रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। तो पूछ रहा है कि आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम डायोड D1 क्या होगा। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये टर्मिनल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव तो ये P यहाँ पे है, ये N PN जंक्शन में, यहाँ पे PN डायोड में ये P टर्मिनल और N टर्मिनल, P हो गया हायर पे और N यहाँ पे चला जाएगा लोअर पे। तो फर्स्ट केस में ये कंडक्ट करेगा, तो यानी कि A वाला जो मिलेगा यहाँ पे ड्यू टू D1 की वजह से। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल क्या हो जाएगा नेगेटिव, करस्पॉन्डिंग ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट, यहाँ पे ये म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट, ये टर्मिनल हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। अगेन इस केस में बात करें तो ये हो गया P, ये हो गया N, तो यहाँ पे इस केस में D2 यहाँ पे कंडक्ट करेगा, जिसके वजह से आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे D1 से पूछा गया, तो D1 से A मिला, B मिला D2 से, फिर पॉजिटिव साइकिल आया तो फिर यहाँ पे D1 मिला। तो पूछा सिर्फ D1 के लिए, तो D1 के लिए होगा A और C, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट, (166) क्वेश्चन नंबर, देयर इज अ रिंग ऑफ रेडियस 2r हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। एक ये रिंग है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है और रेडियस इसका, ये देखिए रेडियस इसका 2r है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ω/2 से ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेटिंग है जिसका एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है ω/2। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रिंग एट इट्स ओन सेंटर विल बी। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे पहले लिख लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाई L। तो कितना यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L। तो लैम्डा लिखे और लेंथ कितना हो जाएगा 2π इंटू, चूँकि रेडियस 2r है तो ये हो गया 4πr इंटू लैम्डा, ये आ गया आपके पास चार्ज। जैसे ही चार्ज आया तो चार्ज है तो करंट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग Q डिवाइडेड बाई T, और इसी Q डिवाइडेड बाई T तो यहाँ पे रोटेटिंग है तो इसको लिख सकते हैं 2π/ω। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ये हो गया Q ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π, लेकिन जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पे ओमेगा का I लिख लीजिए, तो फार्मूला बेस्ड है यहाँ बात किए, तो चार्ज की वैल्यू यहाँ पुट किए तो ये है 4πr इंटू लैम्डा, ये चार्ज का वैल्यू। ओमेगा दे रखा है क्वेश्चन में ω/2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट किए ω/2 डिवाइडेड बाई, ये आ गया यहाँ पे 2π, तो पाई से पाई कट गया, 2 से ये 4 से 4 कट गया, तो करंट आ गया आपके पास यहाँ पे लैम्डा इंटू आर इंटू ओमेगा। पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड बी एट सेंटर सी विल बी इक्वल टू μ0 I डिवाइडेड बाई 2r होता है, लेकिन r यहाँ पे किसके बराबर है 2r के बराबर। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिए, तो यहाँ पे हो गया μ0 I का वैल्यू लैम्डा इंटू आर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 4r। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सी, तो ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा क्या होगा, अच्छा I का, हाँ r से r कट हो जाएगा, r से r कट हो गया तो ये मिला हम लोग को μ0 लैम्डा इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 4, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। Now next question, question number 167. A nucleus of mass number 240 initially at rest emits an alpha particle if the Q value of the reaction is 6 mega electron volt, then the energy of the emitted alpha particle will be। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या इसका डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास पैरेंट न्यूक्लियाई है X, जिसको ZX से
इससे एक अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, तो ये कन्वर्ट हुआ अपने डॉटर न्यूक्लियाई में, जिससे एक अल्फा पार्टिकल एमिट होने की वजह से Z-2 प्लस A-4, क्योंकि यहाँ से 2He4 एक अल्फा पार्टिकल, साथ साथ में एनर्जी रिलीज, उसी रिलीज एनर्जी को हम लोग बोलते हैं Q वैल्यू। तो यहाँ पे पूछा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड, यानी एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल। डायरेक्ट आप एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं फॉर अल्फा पार्टिकल के लिए, तो दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू A-4 डिवाइडेड बाई A इंटू मल्टीप्लाइड बाई Q वैल्यू। A यहाँ पे आपको दे रखा है 240, तो वैल्यू पुट कर दिए 240 माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 240 इंटू, यहाँ पे एनर्जी रिलीज दे रखा है Q 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 6 ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको यहाँ पे सॉल्व किए तो काइनेटिक एनर्जी ये वैल्यू आ गया आपके पास 216 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 40 इंटू 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 5.899 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज विल बी इक्वल टू 5.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स के बराबर, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट question number 168, the bulk modulus of a water if its volume changes from 200 liter to 199.8 liter under a pressure of 200 atm, दे रखा है 1 atm इसको 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें बल्क मॉडुलस का, तो बल्क मॉडुलस कैपिटल B विल बी इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डेल्टा P डिवाइडेड बाई माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा V बाई V, चूँकि कंप्रेशन की बात होती है इसलिए वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज की बात हो रही है। तो ये यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर डेल्टा P आपको दे रखा है 200 atm, तो इसको कन्वर्ट कर लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 10⁵ से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई डेल्टा V दे रखा है तो फ्रॉम 200 से 199.8, उसीलिए माइनस साइन है, चूँकि यहाँ कंप्रेशन की बात हो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ये वैल्यू कितना मिलेगा 0.2 डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू दे रखा था 200, चूँकि कंप्रेशन था इसलिए माइनस से माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये 200 ऊपर चला गया, तो ये देखिए होगा 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो ये वैल्यू आपके पास डायरेक्ट आ गया 2 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट, बिकॉज यहाँ से देख रहे हैं ये इससे पॉइंट कट होगा तो हो रहेगा 5 और 5 मिलकर 10। नेक्स्ट 169 question number, a stone of mass 4 kg is attached to a string of a length 8 meter is whirled round in a horizontal circle, not a vertical circle. What is the maximum speed with which the stone can be whirled around the string can withstand a maximum tension of 120 Newton? ध्यान दीजिएगा ये हॉरिजॉन्टल सर्किल की बात किया है, एक यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्टेड स्पीड v जिसका मास m, तो यहाँ पे टेंशन t होगा जिससे अटैच्ड है, तो टेंशन t यहाँ किसके बराबर प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mv² बाई r। तो यहाँ पे दे रखा है टेंशन का वैल्यू 128 न्यूटन, मास दे रखा है आपको यहाँ पे 4 के बराबर, स्पीड पूछा है तो v² डिवाइडेड बाई, जबकि रेडियस आपको दे रखा है यहाँ पे 8, तो यहाँ से 4 इससे कट हो गया, तो v² का वैल्यू आ गया 256, तो यहाँ से v मिल गया आपको 16 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट 170, the transverse displacement of a string clamped at its both end is given by y xt is equal to 0.4 sin 2 pi x cos 80 pi t, where x and y are in meter and t in second. The length of the string is 4 meter and its mass is 2 into 10⁻³ kg. The tension in the string. देखिए हम लोग जानते हैं speed of a wave, speed of wave v is equal to अंडर रूट टी बाई म्यू, जहाँ पे टी इज द टेंशन, म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी, और यही वी को हम लोग लिखते हैं ओमेगा बाई के, प्रोपागेशन कांस्टेंट के, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये ओमेगा और के यानी यहाँ से टी भी लिख सकते हैं, तो टी का वैल्यू आ जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं। म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, मास दे रखा है आपको 2 इंटू 10⁻⁻⁻3, लेंथ दे रखा है आपको यहाँ पे
4 मीटर तो 4 लिख लिए, इंटू ओमेगा बाई के की बात की है। उसके लिए यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है। अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से बात करें तो देखो साइन के एक्स, यही आपके पास के एक्स है साइन के साथ में, ये साइन, और ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ओमेगा का वैल्यू आपको दिखा है 80 पाई, तो इसको लिखे 80 पाई के बराबर, और जबकि यहाँ पे ये दे रखा है 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 का होल स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू को सॉल्व किए तो यहाँ पे देखिए वैल्यू, ये पाई से पाई कट हो गया, ये इससे कट हो गया, तो ये हो गया 40, ऊपर गया मल्टीप्लाई किए तो 40 इंटू 5 हो गया 200। तो देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू 200 इंटू लिखे इसको 200, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे -3, तो ये 1 से 2 से 1 कट हो गया, बचा यहाँ ये 2 से 2 कट हो गया, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 20 न्यूटन। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। Now next question, question number 171. A thin liquid film formed between a U-shaped wire and a light slider supports a weight of 3.2 into (-2 Newton as shown in the figure. The length of the slider is 20 cm and its weight negligible. The surface tension of the liquid film बोला गया। देखिए हम लोग लिक्विड फिल्म की बात करें तो इसके पास 2 सरफेसेस होता है, इट हैज़ 2 सरफेसेस। अगर 2 सरफेस है यहाँ पे तो सरफेस टेंशन चूंकि हम लोग जानते हैं क्या, टी इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन लेंथ कितना हो जाएगा डबल, चूंकि यहाँ पे लिक्विड फिल्म है 2 सरफेसेस। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे दे रखा है कि फोर्स का, यही फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, इसके वेट mg के बराबर, F बराबर mg डिवाइडेड बाई 2l। सारी वैल्यूज यहाँ पे दे रखा है। तो सरफेस टेंशन mg दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2 लिखे, और लेंथ यहाँ पे दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, तो 20 इसको मीटर में कन्वर्ट किए। यहाँ पे इसको सॉल्व देखो, -2 से -2 कट हो गया, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे रिजल्ट आ गया 8 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। तो ऑप्शन विल बी 3। 172. A block of mass 6 kg is placed at rest on a table of rough surface. Now if a force of 48 Newton is applied in the direction parallel to surface of the table, the block slides through a distance of 72 meter in an interval of time 6 second. Coefficient of kinetic friction क्या होगा, 4 ऑप्शन में से। देखिए क्या दे रखा है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है ऐसा, ठीक इसी के पैरेलल में एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, F विल बी इक्वल टू, जिसका वैल्यू आपको दे रखा है 48 न्यूटन के बराबर, 48 न्यूटन के बराबर ये वैल्यू दे रखा है। जैसे ये स्लाइड किया तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो चुकी है, मोशन में आ गया, जिसका वैल्यू होगा काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, और इसका मास दे रखा है आपको m इक्वल टू 6 kg। तो यहाँ पे इसने डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, रेस से चलना शुरू किया तो चूंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट जानते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, एक्सलेरेशन यहाँ पे a के बराबर, रेस से चला तो ये वैल्यू दे रखा है आपको 72, रेस से चला तो 0 हो गया, प्लस हाफ ऑफ a की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट ड्राइविंग फोर्स, तो F माइनस ऑफ एफ के डिवाइडेड बाई m, क्योंकि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा F, और पीछे लगने वाला फोर्स यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन फोर्स F के, इनटू क्या लिखे यहाँ पे t का स्क्वायर। सारी वैल्यूज को फिर पुट किए तो ये हो गया आपके पास 144 इक्वल टू, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फोर्स दे रखा आपको 48 माइनस एफ के होता है म्यू के इंटू एन के बराबर, और एन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एल विल बी इक्वल टू एम जी, जो कि है यहाँ पे 60 न्यूटन, बिकॉज 6 इंटू 10 60 के बराबर। तो इसको लिख लिया इंटू 60 डिवाइडेड बाई मास यहाँ पे दे रखा है 6 इंटू टाइम यहाँ पे दे रखा है 6 सेकंड, तो 6 का स्क्वायर, 6 से 6 कट हुआ, 6 से ये कट हुआ, तो ये वैल्यू आ गया 24 इक्वल टू 48 माइनस ऑफ 60 ऑफ म्यू के, तो 60 ऑफ म्यू के इधर ले आए तो ये आ गया 48 माइनस ऑफ 24 विल बी इक्वल टू 24, तो म्यू के इक्वल टू हो गया 24 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज 0.4। तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट 173. A cubical thermocol ice box of side 30 cm has a thickness of 4 cm. If 4 kg of ice is put in the box, the amount of ice remaining after 15 hours is the outside temperature. दे रखा 40 डिग्री सेल्सियस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ थर्मोकोल 0.02 जूल पर सेकंड मीटर डिग्री सेल्सियस, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दे रखा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे अगर हीट के फ्लो की बात करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट
कैपिटल H will be equal to Q divided by T will be equal to KA times of T1 minus of T2 divided by L। क्या इसी कैपिटल Q जो कि हीट है यहाँ पे लिख सकते हैं मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन will be equal to K into A into T1 minus T2 into T divided by L के बराबर। यहाँ पे दे रखा है A सरफेस एरिया, क्यूबिकल बॉक्स दे रखा है, ध्यान दीजिएगा क्यूबिकल बॉक्स है और क्यूबिकल बॉक्स के लिए जो एरिया होता है वो 6 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर, तो 6A स्क्वायर, यहाँ पे 6 लिखे जबकि साइड आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, ये मिल गया सरफेस एरिया। तो सारी वैल्यूज़ का यहाँ पे पुट किए तो पहले आइस का कितना मास यहाँ पे रह गया, मास कितना यहाँ पे है वो वैल्यू पता कर रहे हैं। m=k दे रखा है आपको 0.02 इंटू ए की जगह पे 6 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर इंटू टेम्परेचर आपको दे रखा है, टेम्परेचर है आपके पास 40 और आउटसाइड यहाँ पे 0 एंड 40, तो ये डिफरेंस आ गया 40 का, इनटू टाइम आपको दे रखा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि 15 आवर्स, तो 15 इसको पहले आवर्स था मिनट में कन्वर्ट किए, फिर इसको सेकंड में कन्वर्ट किए, डिवाइडेड बाई लेंथ यहाँ पे दे रखा है आपके पास 4 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 लिखे और यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है 335 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से ये वैल्यू आ गया 1.74 ऑफ kg के बराबर। तो पूछ रहा है कि आइस का कितना मास लेफ्ट हो गया, कितना बचा, तो आइस रिमेनिंग, देखिए रिमेनिंग आइस, टोटल यहाँ पे आइस दे रखा था आपको, रिमेनिंग आइस, टोटल आइस था यहाँ पे पास 4 kg और यहाँ पे जो मेल्ट हुआ वो वैल्यू आ गया आपके पास 1.74 kg। जब आपने हीट से पास कराया तो मेल्टेड आइस लिखा, इसको सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 2.26 kg के बराबर। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। Now the next question, question number 174. In a hydroelectric power station, the water is flowing at 3 meter per second in the river, which is 150 meter wide and 4 meter deep. The maximum power output from the river पूछ रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं कि mass of water flowing per second कितना होगा। Mass of water flowing per second, flowing per second विल बी इक्वल टू, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे dm/dt विल बी इक्वल टू मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर यहाँ पे हम लोग रो लिख रहे हैं तो वॉल्यूम के लिए एरिया इनटू यहाँ पे थिकनेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे x बराबर v इंटू टी होता है और हम लोग पर सेकेंड ही लिख लिए यहाँ पे, तो v इंटू डी टी, तो ये आ गया रो इंटू ए इंटू वी के बराबर। तो यहाँ पे पूछा कि पावर क्या होगा, तो पावर की बात की है तो पावर p इक्वल टू dk/dt काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हम लोग हाफ ऑफ dm/dt इंटू ऑफ v का स्क्वायर, जहाँ पे v इज द वेलोसिटी और dm/dt की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, तो लिखा हमने हाफ ऑफ रो इंटू ए इंटू वी क्यूब। तो डायरेक्ट आप यहाँ से एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं पावर के केस में, हाफ ऑफ रो इंटू ए इंटू वी का क्यूब। तो यहाँ पे हाफ, यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर 10 टू द पावर 3, एरिया आपको दे रखा है, यहाँ पे एरिया हम लोग क्या लिखेंगे 150 मीटर इंटू 4 मीटर, यहाँ से एरिया आपको मिल जाएगा 150 इंटू मिला 4 इंटू स्पीड आपको दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिख लिए क्यूब। सॉल्व किए तो ये वैल्यू आया 8.1 मेगावाट के बराबर, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। Question number 175. A wire connected in the left gap of a meter bridge balance a 15 ohm resistance in the right gap to a point which divides the bridge wire in the ratio 3:1. Find the resistance of the wire in the left gap. यानी मीटर ब्रिज पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स, फिर यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस, यहाँ पे दोनों एंड कनेक्टेड एक वायर से जिसका टोटल लेंथ, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर जिसमें डिफ्लेक्शन पता करते। बोल रहा है यहाँ पे जो रेशियो है यहाँ पे लेंथ का वो 3:1 है, और अगर ये लेंथ हम लोग L ले रहे हैं तो ये रेस्ट यहाँ पे चूंकि 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर का टोटल यहाँ पे वायर, तो ये लेंथ लिख रहे हैं हम लोग 100 - L सेंटीमीटर।
क्वेश्चन कह रहा है कि वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज बैलेंस है 15 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। तो ये हो गया आपके पास 15 ओम। तो ये वैल्यू आपको बैलेंस करने का पूछा, इस आर का वैल्यू क्या होगा लेफ्ट गैप में, वायर इन द लेफ्ट गैप, ये वैल्यू पूछा गया। पहले अगर यहाँ पे देखें जो लेंथ का रेशियो है L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L विल बी इक्वल टू, ये दे रखा है 3:1, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये मिला 300 माइनस 3L विल बी L के बराबर। तो ये वैल्यू आ गया 300 विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 300 विल बी इक्वल टू 4L के बराबर। तो यहाँ से लेंथ मिल गया हम लोगों को 300 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 75 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गया। जैसे लेंथ 75 मिला तो अब हम लोग जानते हैं मीटर ब्रिज को जो कि बेस्ड होता है व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर, यानी कि ये रेजिस्टेंस, तो ये लेंथ लिखते हैं हम लोग बैलेंस कंडीशन में। तो R बाई एल मस्ट बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L, सारी वैल्यूज को पुट किए। रेजिस्टेंस R, लेंथ दे रखा है यहाँ पे 75, विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाई 100 माइनस ऑफ 75। तो अगेन इसको सॉल्व किए तो R बाई 75 विल बी इक्वल टू 15 इंटू, ये वैल्यू आ गया आपके पास 25। तो ये हो गया 3 टाइम्स तो R का वैल्यू आ गया यहाँ पे 45 ओम के बराबर। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, Question 76. A current of 20 ampere is flowing in a wire of length 1.2 meter. A force of 36 Newton acts on it when it is placed in a uniform magnetic field of 3 Tesla. The angle between the magnetic field and the direction of the current is. देखिए हम लोग जानते हैं अगर फोर्स की बात करें किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो F इक्वल टू आई बी एल इंटू साइन थीटा। तो डायरेक्ट यहाँ से पूछा कि एंगल क्या होगा, जहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई आई इंटू बी इंटू एल, सारी वैल्यूज पुट किए। फोर्स दे रखा आपको 36, तो 36 लिखे। करंट का वैल्यू है यहाँ पे 20 एम्पियर, 20 इंटू मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है 3 टेस्ला, तो 3, और लेंथ आपको दे रखा है यहाँ पे 1.2 मीटर के बराबर। तो यहाँ पे सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया 1/2। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1/2, जिसको लिख सकते हैं आप साइन ऑफ 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गया 30 डिग्री के बराबर। तो ऑप्शन विल बी फोर्थ, 30 डिग्री। नेक्स्ट, Question number 177. A uniform metal rod of 4 mm square cross section is heated from 0 to 40 degrees Celsius. The coefficient of linear expansion of the rod is 4 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius. Its Young's modulus of elasticity is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. The energy stored per unit volume of the rod. तो अगर एनर्जी स्टोर्ड की बात करें यहाँ पे, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम UV इक्वल टू होता है हाफ टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। और हम लोग जानते हैं यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस Y इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, लिख सकते हैं ऐसा। तो स्ट्रेस बराबर यहाँ से मिल जाएगा आपको, स्ट्रेस विल बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, यानी कि एनर्जी डेंसिटी का डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं UV इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि लीनियर, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द रॉड दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं सिंस चेंज इन लेंथ डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एल एल्फा इंटू डेल्टा थीटा, जहाँ पे डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और डेल्टा एल बाई एल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, यही कहलाता है आपका स्ट्रेन, जो कि इक्वल होगा एल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा के। तो क्या स्ट्रेन की जगह पे लिख सकते हैं एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो हाफ यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू स्ट्रेन की जगह पे एल्फा, एल्फा की वैल्यू दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है 40 और -0, तो यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो कि डिफरेंस है का स्क्वायर किए। तो डायरेक्ट यहाँ से एनर्जी डेंसिटी इसका वैल्यू सॉल्व किए, तो सॉल्व करने पे वैल्यू आया 2560 जूल पर मीटर क्यूब, बिकॉज ये एनर्जी डेंसिटी की बात किया। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट,
178 question. The refractive index of a medium is √3. If the unpolarized light is incident on it at the polarizing angle of the medium, the angle of refraction पूछा गया. जब भी polarizing angle पे मान लेते हैं कि यहाँ पे मीडिया जो दो बाउंड्री को डिफ्रेंशिएट करता हुआ, इस पे एक लाइट इंसिडेंट हुआ, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हुआ, लेकिन ऐसे एंगल पे जिसका वैल्यू है पोलराइजिंग एंगल थीटा पी, तब उस केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है ये कम्प्लीटली पोलराइज हो जाएगा, और जबकि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिंग लाइट होगा ये पार्शियली पोलराइज होगा. ये वाला, ये लाइट पार्शियली पोलराइज का मतलब ये यहाँ पे पोर्शन ये भी मौजूद. तो अगर ये थीटा पी तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा पी, और ये इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो हो जाता है 90 डिग्री. ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्रैक्टेड. तो हम लोग से पूछा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा. तो फ्रॉम ब्रेविस्टर्स लॉ से जानते हैं हम लोग म्यू विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा पी, और म्यू का वैल्यू दे रखा है √3 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा पी. तो थीटा पी यानी पोलराइजिंग एंगल का वैल्यू, चूंकि हम लोग जानते हैं कितना होता है tan 60 डिग्री के बराबर, तो ये वैल्यू आपके पास आ गया 60 डिग्री, बिकॉज tan 60 होता है √3 बाई sin 60 डिवाइडेड बाई cos 60 √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो √3 आ गया. तो थीटा पी मिल गया. हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे जो एंगल है ये टोटल एंगल यहाँ पे दे रखा है, पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा. तो यही तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आपके पास, ये आर. तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे कि थीटा पी फ्रॉम ज्योमेट्री से प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो क्या यहाँ से हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिख सकते हैं. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को यहाँ से आर से लिख रहे थे, देखिए फिर से इसको लिख ले रहे हैं हम लोग. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज इक्वल टू 180 माइनस, एक बार फिर लिख रहे हैं 180 माइनस 90 माइनस ऑफ थीटा पी, दैट इज 90 माइनस, और थीटा पी की वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये वैल्यू आ गया 30 डिग्री. तो ऑप्शन विल बी 3. नेक्स्ट, in an AC circuit voltage and current are given as, voltage का वैल्यू 120 वोल्ट साइन 200t एंड करंट का भी वैल्यू 5 साइन. यहाँ पे भी साइनोसॉइडल फंक्शन, यहाँ पे भी साइनोसॉइडल फंक्शन, साइन टर्म. ये यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, ये पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है. द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट पूछा गया. तो पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट आइदर आप लिखेंगे VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, या फिर पीक वैल्यू के टर्म में आप लिखते हैं V0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू I0 इंटू ऑफ cos ऑफ फाई, जहाँ पे V0 है पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज जो कि दे रखा है 120 डिवाइडेड बाई 2 इंटू करंट का वैल्यू दे रखा है आपको 5 इंटू cos ऑफ और फाई यहाँ पे दे रखा है फेज शिफ्ट बिटवीन दिस, तो π/3, और π/3 का वैल्यू होता है 60 डिग्री, cos 60 1/2 से अगेन ये कट हो गया, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 1/4, बिकॉज ये वैल्यू 1/2 इंटू 120 इंटू 5, ये हो गया यहाँ पे 4 3 यहाँ पे 120, ये आ जाएगा वैल्यू आपके पास 300 वाट के बराबर. 4 3 30, सॉरी 300 नहीं 150 वाट, ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास 150 वाट के बराबर. ऑप्शन विल बी सेकंड. नेक्स्ट, question 180. As shown in the figure, a current of 4 ampere flowing in an equilateral triangle of side 6√3 centimeter. The magnetic field at the center O of the triangle is neglect the effect of Earth's magnetic field. तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये देखिए कंप्लीट यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिए. इसके सेंटर पे कोई पॉइंट O है, जस्ट सेंटर पे ये पॉइंट O, जहाँ पे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. अगर यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो साइड दे रखा है 6√3, तो ये कितना बचेगा आपके पास 6√3 का हाफ, दैट इज 3√3. ये एंगल जानते हैं 60 होता है टोटल, ये 90 है तो ये 30, तो ये एंगल कितना बनाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, जबकि ये एंगल कितना होगा 30, तो यहाँ से भी एंगल कितना बनाएगा 60 डिग्री. अगर यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर, यही करंट यहाँ भी फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर और 4 एम्पियर,
तो पहले किसी एक साइड्स की वजह से पता कर लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ओ पे क्या होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा। तो जब भी यहाँ पे ये जस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे पता करना है वहाँ से एंगल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वली, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हैं, एट पॉइंट ओ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी, ड्यू टू 1 की वजह से भी बात कर रहे हैं, बाकी रेस्ट फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे बी एट पॉइंट ओ म्यू नॉट का वैल्यू पुट किए तो ये हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू करंट का वैल्यू है 4 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 चूँकि यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी, जहाँ पे d क्या होता है ऑलवेज, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द वायर। तो हम लोग को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये है d, यहाँ पे ये डिस्टेंस हम लोग को दे रखा है 3√3 और ये यहाँ पे एंगल जो फॉर्म कर रहा है ये दे रखा है आपको 30 डिग्री। तो क्या यहाँ से इस ट्रायंगल लॉ से हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं, tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, और ये tan 30 होता क्या 1/√3, √3 से √3 कट हो गया तो d का वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख लिया, चूँकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा तो 3 सेंटीमीटर लिख लिए, तो ये वैल्यू हो गया 3 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लिए मीटर में। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे दे रखा है एम के एस पे। तो ये किसी एक की वजह से हम लोग को मिला, पाई से पाई कट हो गया, 2 से ये कट हो गया, यहाँ पे -2 से ये कट हुआ, साइन 60 √3/2, तो 2 से एक ये पूरा 4 पाई कम्प्लीटली कट हो गया। ऐसे ही आपके पास कितना दे रखा है 3, तो सबकी वजह से यानी कि टोटल जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आर्म आपके पास 1 2 3 है, तो इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सारी वैल्यूज को। 4 पाई से 4 पाई कट हो गया, इसको ऊपर लेके गए तो -5 बचा, यहाँ पे 4√3 ये बचा था आपके पास 4√3 इंटू 10 टू द पावर -5 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3, और यहाँ पे चूँकि 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ गया आपके पास 4√3 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। तो ये था स्टूडेंट्स आज आपका डिस्कशन। आप देख रहे होंगे इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन को। नीट का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही होगा जिसमें वो फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। होप सो कि सब कुछ बेस्ट से बेस्ट होगा। थैंक यू सो मच।